रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेकानंद शर्मा। रहीम जी ने कई वर्षों पहले यह बात कह दी थी, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमने अनेक गांव शहर ऐसे देखे होंगे जहां पेयजल की समस्या हुई और वे गांव उजड़ गए। जी हाँ, पहले की भी यदि बात करते हैं तो जो सभ्यताएं विकसित हुई, वे सभ्यताएं विकसित हुई अधिकांशतः नदियों के किनारे। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं है। और इस जल की क्या स्थिति हो रही है पिछले कुछ दशकों से, तो मैं आपके समक्ष एक बहुत कड़वी सच्चाई रखना चाहता हूँ। और वो सच्चाई यह है कि हमारे से 2 पीढ़ी पहले के लोगों ने नदियों में पानी देखा। जी हाँ, हमारे से 2 पीढ़ी पहले के लोगों ने नदियों में जल देखा। हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने तालाब, बावड़ी और कुओं में पानी देखा। हमारी पीढ़ी नल में जल देख रही है। लेकिन स्थितियाँ यदि ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हमारे से आगे आने वाली पीढ़ी बोतलों में पानी देखने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और उससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, यदि स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो वो केवल आँखों में जल देखेगी। जी हाँ, वो पेयजल के लिए रोएगी, वो पेयजल के लिए तरसेगी और आंसू होगा मानव की आँखों में और पीड़ा होगी मनुष्य के हृदय में, क्योंकि जीवन का आधार जल है। और यदि वो जल नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से कल बड़ा विकट होने वाला है, कल बड़ा खतरनाक होने वाला है। ये विचार साझा करके मैं आपके मन में कोई भय उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने अभी भी अपनी स्थिति उस प्रकार की बना रखी है कि कबूतर के सामने बिल्ली बैठी है और कबूतर आंख बंद करके सोचता है कि मैं तो निश्चिंत हूँ, मुझे यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, उन स्थितियों से मैं आपको रूबरू कराने के लिए ये सारे विषय रख रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, नासा की रिपोर्ट की बात करें, अन्य संस्थाओं की यदि रिसर्च की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों के बाद यदि विश्व में सबसे अधिक कहीं पेयजल का संकट है तो वो हमारे राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में है। अधिकांश क्षेत्र यहाँ का डार्क जोन में आ चुका है। हम स्वयं हमारे आसपास की स्थितियों को देखें। हमारे से यदि 20-25 साल पहले की जो लोग थे उस समय को देखिए, आज की स्थितियाँ देखिए। कहीं भी आराम से कोई कुआं मिल जाता था, छोटी सी रस्सी और लोटा हर एक व्यक्ति अपने साथ में रखता था। जल की आवश्यकता हुई, रस्सी के लोटा बांधा, कुएं में डाला और पानी निकाल के पी लिया। जयपुर शहर के लिए ऐसा कहा जाता है, वहाँ के अनेक पुराने लोग ऐसा कहते हैं कि दुकानों के आसपास में जो कुएं थे, लोग वहाँ से जल निकाल के और तुरंत अपने ग्राहकों को पिला दिया करते थे। गाँवों में भी कमोबेश यही स्थिति थी। लेकिन फिर इतना संकट क्यों? इस संकट के पीछे आखिर कारण क्या है? कारण बहुत से हैं, लेकिन किस कारण के निवारण के लिए काम किया जा सकता है? कारण हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी के समय हमारी आबादी लगभग 30-35 करोड़ थी। आज हम 135 करोड़ हो चुके हैं। 100 करोड़ की आबादी जो पिछले 70 वर्षों में बढ़ी है, इस 100 करोड़ की आबादी को पीने के लिए जल चाहिए, इस 100 करोड़ की आबादी को नहाने के लिए जल चाहिए, कपड़े धोने के लिए जल चाहिए। उस दौर में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, आज कार धोने के लिए भी जल चाहिए। कितना बड़ा अंतर 100 करोड़ की आबादी के लिए। तो ये जो खपत बढ़ी है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण और क्या है? दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि पहले कितने कुएं हुआ करते थे, कितना पानी बरसता था और कितना पानी रिचार्ज होता था। दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में हमारे यहाँ गेहूं की खेती बढ़ी है, उस गेहूं की खेती में भी पानी का अत्यधिक उपयोग होने लगा है। हमें पता है, हमारे से पुरानी पीढ़ी के लोग सर्दी में बाजरा खाते थे
और बाजरे की फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? ज़मीन से कोई पानी निकालने की आवश्यकता होती है क्या? जो लोग थोड़ी सी भी कृषि के बारे में जानकारी रखते होंगे उन्हें पता है, मानसून के सीजन में जो बारिश होती है उस बारिश से बाजरा हो जाता है। आपको भूमि से जल निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बाजरे के स्थान पर जिस प्रकार से गेहूं ने स्थान लिया है, बड़े बड़े खेतों में जिस प्रकार से गेहूं की खेती होने लगी है, उससे भी भूमिगत जल स्तर को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अब इनका निराकरण क्या हो सकता है? कूलर, एसी, इन प्रकार के एसी में भी हम कह सकते हैं, एसी से तो जिस प्रकार से वातावरण प्रदूषित होता है, वातावरण में जिस प्रकार से गैसों का संतुलन बिगड़ता है, तापमान में वृद्धि होती है, कूलर के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इतनी चिंता हमें करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि हम डार्क जोन में आ रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी पेयजल की समस्या हो रही है। जयपुर की बात करें तो एक दौर में जयपुर की प्यास बुझाता था रामगढ़ बांध। उस रामगढ़ बांध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें तैराकी की, नौकायन की प्रतियोगिताएं हुई, हम सबको पता है। लेकिन आज उस रामगढ़ बांध की क्या स्थिति है? उसका दम किसने घोंट दिया? उसका गला किसने घोंट दिया? और जब रामगढ़ बांध का गला घोंट दिया गया तो जयपुर शहर को जब पेयजल की समस्या हुई तो उसके निराकरण के लिए कितने किलोमीटर दूर बीसलपुर हमें पहुंचना पड़ा। अब बीसलपुर से जयपुर की प्यास बुझती है। भगवान नहीं करे यदि कल को बीसलपुर भी सूखने के कगार पर आ जाता है तो फिर जयपुर का क्या होगा? क्या ये समस्या का स्थायी समाधान है? मुझे लगता है नहीं। पानी की समस्या ऐसी है जिसके बारे में हमारे पुरखों ने कहा है, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। जहां समस्या है समाधान वहीं होगा। तो समाधान क्या हो सकता है? जयपुर में पेयजल की किल्लत है तो उसके समाधान के लिए आप अभी भले ही बीसलपुर चले गए हों, लेकिन यदि बीसलपुर सूख गया और अनेक बार अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में समाचार पत्रों में जो खबरें आती हैं वे रोंगटे खड़े कर देती हैं। बीसलपुर में केवल 15 दिन का पानी शेष, बीसलपुर में केवल 20 दिन का पानी शेष। उसके बाद क्या आदमी पेयजल के लिए तड़प तड़प कर मरेगा? क्या स्थितियां हो रही हैं? यही स्थितियां हम देख सकते हैं गाँवों में भी। जी हाँ, एक दौर था जब गाँव में पूरे दिन भर नल में से पानी आता था, और उसके पहले जब कुओं से पानी निकालते थे तो जितनी आवश्यकता होती थी उतना पानी निकालते थे। लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली, विकास हुआ, हर घर के आगे नल लगे, और प्रारंभिक दौर जो था जब नल से पानी आने लगा था, हमें पता है उस दौर में लोग नलों पर टोंटी भी नहीं लगाते थे। वो पानी आ रहा है और बहता जाता था। उस समय लोगों में जागरूकता नहीं थी। जितना पानी आ रहा है, लोगों से पूछते थे आप इतना पानी खराब कर रहे हैं, उस पर एक 10 रुपए की, 5 रुपए की आप टोंटी नहीं लगा सकते। लोगों को लगता था कि क्या आवश्यकता है, बहुत पानी है। वो बहुत पानी हमने व्यर्थ ही फैला दिया। और उसके बाद धीरे धीरे अब जैसे शहरों में देखते हैं आप, जितने जल का उपयोग करते हैं, जितने जल का आप उपभोग करते हैं, उसके हिसाब से आपका बिल आता है। बोतल में एक पानी की बोतल आप बाहर खरीदते हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल आती है। देखिए पानी की क्या कीमत हो गई। और जगह जगह आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं चले जाइए, पानी का व्यापार होने लगा है, पानी की बोतल बिकती हैं। हमारा विचार क्या पानी को बेचने का विचार रहा है? हमारे यहाँ पुराने समय से हमें पता है बड़े बुजुर्ग प्याऊ लगवाया करते थे। गर्मी में राहगीर आएगा, उसे मटके का शीतल जल मिलेगा, बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। लेकिन उसका व्यावसायीकरण क्यों हुआ? क्योंकि वो समय की मांग है। उस पानी की यदि कमी हो गई है तो उसका व्यावसायीकरण भी हो गया है। और जब जयपुर जैसे शहरों में जैसे मीटर का चक्का घूमता है, वैसे आपको पानी का भुगतान करना पड़ता है, तब जाकर लोग जागरूक हो रहे हैं। यदि ये जागरूकता पहले ही आ जाए, जिन जगहों पर अभी पानी का संकट ऐसा भीषण नहीं हुआ है, यदि वहाँ पहले ही सचेत हो जाएं, या फिर जहाँ भूमिगत जल स्तर खराब हो रहा है, कम होता जा रहा है, वहाँ उस जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। मैं अजीतगढ़ की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 15 वर्ष 20 वर्ष पहले तक, मुझे ध्यान है 20 वर्ष पहले तक पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब पानी की समस्या होने लगी है। अब हमारे यहाँ पानी आने का समय तय नहीं है।
रात को कभी 11 बजे पानी आता है, कभी 11:30 बजे पानी आता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होने लगा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आने लगा है। गाँवों में ये स्थितियां हैं। तो जब मेरी कुछ आस पड़ोस के लोगों से चर्चा हुई, जब बात हुई, तो पता लगा कि गांव में पहले पानी की टंकी थी, उससे पानी आता था, कुओं से पानी आता था, कुएं सूख गए हैं, नए स्थानों पर बोरिंग किए गए हैं, उन नए स्थानों पर जो बोरिंग हुए हैं उनसे पानी आता है, सप्लाई कभी कहाँ होगी कभी कहाँ होगी। गांव का भी विस्तार हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन क्या इंद्रदेव ने पानी की इतनी कटौती कर दी है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आएगा? मुझे लगता है नहीं, ये हमारी लापरवाही है। इंद्रदेव तो अभी भी पानी बरसाते हैं, लेकिन हम उस पानी को सहेज नहीं पाते। इंद्रदेव जो पानी बरसाते हैं वो यूं ही फैल जाता है ज़मीन पर। गांव में कितने कुएं हैं, क्या वो बारिश का पानी उन कुओं में जाता है? गांव में कितने सूखे हुए बोरिंग हैं। एक बार ये छोड़ दीजिए कि वो जो कुएं में, बोरिंग में जो पानी जाएगा वो किसको मिलेगा? वो इस भूमि को मिलेगा। वो हो सकता है आपसे 400-500 मीटर दूर कोई खेत है, वहाँ पर वो रिचार्ज होके वहाँ कुओं में पानी आ जाएगा। हो सकता है किसी और का बोरिंग जो है उसमें पानी आ जाएगा। लेकिन आपके आस पड़ोस में यदि कोई पुराना कुआं, तालाब, बावड़ी है, वहाँ तक उस पानी को पहुँचाने की आप व्यवस्था कर दें तो शायद स्थितियां बदल सकती हैं। ये तो एक बड़ी बात हुई, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। लेकिन इस समय मैं आपसे 2-3 छोटी बात और करना चाहता हूँ। किस प्रकार से पानी का उपयोग हम सीमित कर सकते हैं? जो अभी तक दुरुपयोग हो रहा था उसका सदुपयोग कैसे हो सकते हैं, कैसे सदुपयोग कर सकते हैं? तो आजकल शहरों में तो खासतौर पर हर घर में आपको आरओ देखने को मिल जाएगा। हालांकि आरओ ने अब गाँवों में भी दस्तक दे दी है। आरओ का पानी जब हम पीते हैं उसका टीडीएस कितना होता है वो सब चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि आरओ में जितना पानी पीने के लिए हमारे पास आता है, लगभग उतना पानी या उससे भी कहीं अधिक, उससे 2 गुना 3 गुना पानी वेस्ट वाटर के रूप में निकल जाता है। मैंने देखा है अधिकांश घरों में वो जो वेस्ट वाटर है वो ऐसे कि ऐसे नाली में बह जाता है। मैंने अपने घर से प्रयोग शुरू किया करीब 5-6 वर्ष पहले, जब अपने यहाँ आरओ लगाया। मुझे लगा ये पानी ऐसे ही फैल जाता है, इतना पानी ख़राब करते हैं, 1 गिलास पानी पीने के लिए 3 गिलास पानी हमारे को फेंकना पड़ रहा है। ये अन्याय है, ये पानी का अपमान है। क्या कर सकते हैं? मैंने बाल्टी के अंदर वो पानी एकत्रित करना प्रारंभ किया और उस पानी का उपयोग हमने करना प्रारंभ किया। घर में पोछा लगाते हैं उसमें उस पानी का उपयोग होता है, घर में कपड़े धोने में उस पानी का उपयोग हो सकता है। उस पानी में थोड़ा सा सामान्य पानी मिलाकर हम उसको नहाने के लिए काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से आरओ का पानी हमने, जो वेस्ट वाटर है, उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। घर में कोई टपकता हुआ नल है उसको ठीक करवाइए। ऐसे अनेक प्रयोग पिछले 2 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। बड़े अपार्टमेंट होते हैं जिनमें 100, 200, 400 परिवार रहते हैं। यदि एक एक नल में 2-2 बूंद भी टपक रही हैं 1-1 सेकंड के हिसाब से, तो लोगों ने ये प्रयोग करके देख लिया है कि उनका बिजली का जो खर्चा है उसमें भी प्रतिमाह 10 से 15 हज़ार रुपये तक की कमी आ रही है, और पानी का जो मीटर चलता है उसमें तो निश्चित रूप से कमी आ ही रही है। तो पानी की एक एक टपकती हुई बूंद को हम सहेज सकते हैं। आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसको हम सहेज सकते हैं, और दैनिक जीवन में भी हम छोटे छोटे कुछ प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले ये प्रयास शुरू किया, हमने अभ्यास शुरू किया। घर पे कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, उसको जल पिलाना है, हम भर के एक बड़े गिलास में पूरा पानी, पूरा गिलास भर के जल उनको दिया करते थे पीने के लिए। हमने उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है। हम आधा गिलास जल उनको देने लगे हैं, और अपने आप ये प्रारंभ किया है कि किसी के यहाँ भी यदि जाना होता है तो ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना। एक सामान्य रूप से यूँ बात हो गई, किसी के भी यहाँ जाएंगे पानी का गिलास आएगा, आवश्यकता नहीं है, शरीर की इच्छा नहीं है, तो भी सामने वाले का मन रखने के लिए 1 गिलास पानी पी लेंगे। अब यदि शरीर को आवश्यकता नहीं है, आप ज़बरदस्ती वो 1 गिलास जल पिएंगे। 1 गिलास जल पीने में केवल वो 1 गिलास का ही नुकसान नहीं है, क्योंकि यदि आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है तो थोड़ी देर बाद में आपको शरीर से वो जल बाहर निकलेगा, आपको वॉशरूम जाना होगा, फिर वहाँ पर आपको फ्लश भी करना होगा,
वहाँ भी पानी वेस्ट होगा। आपने जिस गिलास में पानी पिया है उस गिलास को धोने के लिए भी जल लगने वाला है। तो यदि आपने एक गिलास अनावश्यक जल पिया है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि कम से कम 15 गिलास जल का आपने नुकसान और कर दिया है। और अनेक स्थानों पर हम ये भी देखते हैं कि बड़ा गिलास जल का आपने भर के रखा है, सामने वाले व्यक्ति ने 2 घूंट उसमें से जल पिया है, बाकी का सारा ऐसे कि ऐसे आपने फेंक दिया है। ये छोटी छोटी आदतें हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे पानी की 1 बाल्टी भर के लोटे से उससे स्नान करते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं। अब यदि सामान्यतया कोई भी व्यक्ति हो सकता है, शावर हम ऑन कर लेते हैं और यदि आधे घंटे उस शावर के नीचे खड़े रहते हैं, कितना जल निकल गया। क्या हम दोबारा हमारी वो आदत बना सकते हैं? 1 बाल्टी पानी से स्नान, 2 बाल्टी पानी से स्नान करने की आदत बन सकती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयोग करके और हम बड़े परिवर्तन में सहभागी हो सकते हैं। दोनों विषय हैं, घर में जो जल है उसका कैसे सीमित हम उपयोग करें, उसका कैसे हम सदुपयोग करें, व्यर्थ जल नहीं बहे। और दूसरा, बड़े स्तर पर जो प्रयोग हैं वो ये हो सकते हैं कि बारिश का जो पानी है उसका हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिकतम वर्षा के जल को हम सहेज सकते हैं, उसको भूमि तक पहुंचा सकते हैं। इसमें पौधारोपण की भी एक अपनी भूमिका होती है, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है, अपने गांव, ढाणी, मोहल्ले, अपने शहर में, आसपास में छोटे छोटे कुछ प्रयोग ऐसे हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शहरों में बारिश के मौसम में हर बार, हर 15 दिन, 20 दिन में हमारे को ये खबर देखने को मिलती है, आधे घंटे की बारिश में शहर हुए जलमग्न। सड़कों पर जिस प्रकार से 3-3 फीट तक पानी भर जाता है, क्या जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं इतनी सी दूरदर्शिता, इतना सा दिमाग, इतनी सी योजना वो नहीं लगा सकते? जहाँ जहाँ पानी भरता है उस पानी को ज़मीन में भेजने का प्रबंध कर दीजिए। न तो आपको बाढ़ की समस्या रहेगी, न आपको बारिश में जो सड़कों पर पानी भरता है वो समस्या रहेगी, और दोहरा लाभ आपको यह और हो जाएगा कि भूमिगत जल स्तर आपका ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार से हम जयपुर शहर की चर्चा कर रहे थे, जयपुर शहर में क्या 5000 इस प्रकार के पॉइंट्स नहीं बनाए जा सकते जहां जल संरक्षण हो रहा हो? 10,000 सेंटर इस प्रकार के नहीं बनाए जा सकते? जहां आसपास में 3-4 स्थानों पर वर्षा का जल भूमि में भेजने का प्रबंध हो जाएगा, उसके आसपास में बोरिंग करके देख लीजिए। ये मेरा दावा है और अनेक लोगों का रिसर्च है। जहां आपने भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम प्रारंभ कर दिया, उसके आसपास बोरिंग करके देख लीजिए, उस बोरिंग का पानी कभी सूखेगा नहीं। और क्या हम पुरानी उसी पद्धति पर नहीं आ सकते हैं? हमारे आसपास में, हमारे गली मोहल्ले में यदि कोई बोरिंग है और उस बोरिंग का पानी नहीं सूखेगा तो उस बोरिंग से आसपास के मोहल्ले में सब लोगों को पेयजल मिल सकता है। हमें क्यों बीसलपुर की ओर देखना पड़े? हमें क्यों इतने किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें लगा के सरकार अरबों रुपया खर्च करती है? जहां समस्या है वहां समाधान ढूंढने के प्रयास आखिर क्यों नहीं होते? जयपुर में ताल कटोरा है, मावठा है, मानसागर है, अनेक स्थान और भी होंगे। उन स्थानों पर पानी भरे और वहाँ से भूमिगत जल स्तर हमारा अच्छा बने, बारिश के पानी को सहेजने की कुछ अच्छी और पक्की योजनाएं बने, तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, विषय बहुत गंभीर है, अनेक घंटों इस विषय पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चर्चा एक तरफा नहीं हो। मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। हो सकता है कुछ विचार आपको पसंद आए हों, कुछ नहीं आए हों। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप कमेंट करके मुझे अवश्य अवगत करवाइए। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरा भी ज्ञानवर्धन करेंगी। हालांकि जल के क्षेत्र में मैं पहले भी अनेक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष ये निवेदन कर चुका हूँ कि झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील में बहुत ही अनुकरणीय काम हो रहा है। भीलवाड़ा शहर में मेरा अनेक बार आना जाना हुआ। वहाँ की सूरत कुछ लोगों ने जिस प्रकार से पानी के क्षेत्र में बदली है। एक दौर था जब ट्रेन से पानी जाता था, एक दौर आज का है 10 फीट पर पानी है। अपने आप स्वावलंबी बना। ट्रेन से पानी जाता था जिस शहर में, उस शहर के लोगों ने जीवटता से एकत्रित होकर चर्चा की और जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम बना दिए। सारे पुराने कुएं, तालाब, बावड़ी, बोरिंग सब रिचार्ज कर दिए और आज देखिए उस भीलवाड़ा शहर को पानी की कोई समस्या नहीं है। 10 फीट पर भूमि खोदिए और पानी आ जाता है।
क्या ये स्थिति जयपुर में नहीं हो सकती? क्या ये स्थिति मेरे अजीतगढ़ में नहीं हो सकती? क्या हमारे यहाँ कुएं नहीं हैं? अभी अजीतगढ़ की जब समस्या की बात आती है तो एक कड़वी बात आपके समक्ष और रख देता हूँ। अजीतगढ़ में जिस स्थान पर 8-10 बोरिंग किए हुए हैं, जहाँ से आधा गांव पानी पी रहा है, उस स्थान पर किसी दौर में, किसी ज़माने में वहाँ बारिश का पानी आकर बहा करता था। मैं उधर से निकलता हूँ, मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है। एक बड़ा प्रमुख कार्यालय तहसील का, उसके सामने जहाँ पानी भरा करता था, आज गांव का कचरा वहाँ, पॉलीथीन के ढेर वहाँ लगने लगे हैं। जब पॉलीथीन के ढेर वहाँ लगने लगे हैं तो वहाँ से कैसे पानी भूमि में जाएगा? कब तक वो बोरिंग पानी आपको देने वाले हैं? उनमें जब तक पानी आप पहुँचाएंगे नहीं, और यदि आपने ऊपर पॉलीथीन की परत वहाँ जमा कर दी है तो स्थितियाँ विकट होने वाली हैं। इस विषय पर दोबारा फिर मैं कभी आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आपको हमारा ये विषय अच्छा लगा हो, यदि आपका अपना कुछ जल संरक्षण के विषय में कोई अनुभव हो, तो आप हमारे को कमेंट करके अवश्य सूचित करें। आपके विचारों को भी स्थान देने का हम लगातार प्रयत्न करेंगे। और यदि ये मानवता के समक्ष सबसे बड़ा संकट, जल संकट जो बनकर उभर रहा है, इसके निराकरण के लिए आपके मन में यदि कोई विचार है तो वो भी हमसे साझा कीजिए। आपको ये विषय अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये विषय जन जन का विषय बनना चाहिए, ये जो जल की समस्या है इसका निराकरण जो हो उसके लिए जन जन की भागीदारी हो, तो आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस विचार को पहुंचाने में सहभागी बनिए। और शीघ्रातिशीघ्र आप इस चैनल को द विवेक व्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाइए। शीघ्र ही मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।